अफगानिस्तान पर 2 दशक के बाद तालिबान ने पुनः कब्जा जमा लिया है। मुल्ला बरादर के नेतृत्व में तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान पर आधिपत्य स्थापित कर अपना शासन प्राप्त किया है, जबकि अशरफ गनी समेत वर्तमान अफगानी प्रशासन ताजिकिस्तान समेत विभिन्न देशों में शरण लेने को विवश हैं। इसी बीच कई कोनों से अफगान नागरिकों को भारतीय नागरिकता देने की मांग उठ रही है और ये मांगे केवल भारत के अंदर से ही नहीं अपितु बाहर से भी लगातार आ रही हैं। लेकिन क्या मानवता के आधार पर अफगान से भारत आ रहे लोगों को नागरिकता देना एक उचित कदम होगा? और इनकी मांग करने वालों के लिए ये भी जान लेना आवश्यक है कि अगर ऐसा होता है तो भारत का भविष्य किस ओर जाएगा। TFI पर आपका स्वागत है। मैं अभिनव आज आपको बताऊंगा कि कैसे अफगानी नागरिकों को बिना सोचे समझे भारतीय नागरिकता देना एक आत्मघाती कदम होगा। इस समय अनेक अफगान ऐसे हैं जो विभिन्न कारणों से भारत में रुके हुए हैं। वे या तो जीवन यापन के उद्देश्य से भारत में थे या फिर पढ़ाई करने के उद्देश्य से भारत आए थे। अब वे चाहते हैं कि उनके रुकने की अवधि को बढ़ाई जाए। कुछ वामपंथी तो ये भी चाहते हैं कि भारत को नागरिकता संशोधन अधिनियम के पैमानों को बदल देना चाहिए और अफगान मुसलमानों को भी इसके अंतर्गत शरण मिलनी चाहिए, जैसे इन मोहतरमा ने ट्वीट किया है। लेकिन एक भूखे को भोजन खिलाना दूसरी बात है और उसे घर पर ले आना अलग बात है। वामपंथी चाहते हैं कि भारत बिना कुछ सोचे अफगान नागरिकों को शरण देना शुरू करे, लेकिन जब खुद के घर में कम समस्याएं न हो तो दूसरे को शरण देकर अतिरिक्त बोझ बढ़ाना परमार्थ नहीं प्रथम दर्जे की बेवकूफ़ी कही जाएगी, जिसके पीछे आज पूरा यूरोप में त्राहिमाम मचा हुआ है। 2010 में जब अरब स्प्रिंग आया था तो सीरिया में भी सत्ता परिवर्तन की मांग उठी थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल असद सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। तब उग्रवादी विरोधियों की सहायता के लिए अमेरिका आगे आया था, जिसके कारण सीरिया में भीषण गृह युद्ध छिड़ा जो आज तक समाप्त नहीं हुआ है। इसके कारण सीरिया से लेकर उसके आसपास के क्षेत्र से कई निवासियों ने अपने क्षेत्रों को त्याग कर यूरोप के देशों में शरण ली। उस समय यूरोप की आव्रजन नीतियां बहुत उदार थीं, जिसके कारण लीबिया और सीरिया के नागरिकों को शरण लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जल्द ही इनका असली स्वरूप सामने आने लगा। स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे देशों में इन देशों से आए शरणार्थियों ने प्रमुख तौर पर अपने निश्चित सरिया जोन बनाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे इन देशों में महिलाओं पर अत्याचार के मामले भी बढ़ने लगे। लेकिन उदारवाद में अंधे यहाँ के शासकों के कानों पर चिंतित जनता की मांगों का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तब फ्रांस और यूके में कुछ हद तक बदलाव किए जाने लगे। लेकिन जिस प्रकार से आव्रजन के संकट ने यूरोप को घेरा है उसका सर्वनाश लगभग निश्चित है। लेकिन यूरोप के इन देशों के पास कम से कम संसाधन तो थे। भारत के पास उतने संसाधन भी नहीं हैं। ऐसे में यदि उसने भूल से भी अफगान नागरिकों को शरण देने की सोच भी ली तो उन्हें वह रखेगा कहाँ और खिलाएगा क्या? वर्षों के भ्रष्ट सरकारी नीतियों के कारण हमारे पर्याप्त खनिज पदार्थों की कमी तक उत्पन्न हो गई थी। हालांकि मोदी सरकार के आने से स्थिति काफ़ी हद तक संभल चुकी है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब 293 बिलियन टन के कोयले के खदान होने के बावजूद भारत के कोयला इंपोर्ट 3 वर्ष में दोगुने हो चुके थे। अभी जब कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई तब राज्यों और सरकारों के बीच सामंजस्य न होने के कारण पेट्रोल के औसत दाम देश भर में 95 रुपये प्रति लीटर से कम नहीं है। यदि अफगान नागरिकों को बेधड़क नागरिकता दी जाएगी तो खुदरा महंगाई पर इसका क्या असर होगा, कोई अंदाजा भी है? जो वामपंथी बड़े चाव से यह कह रहे हैं कि अफगान नागरिकों को शरण दो, कल यही लोग मोदी सरकार को पेट्रोल और अन्य वस्तुओं के दामों पर ताने मारते हुए नजर आएंगे। ऐसे में इतना तो स्पष्ट है कि बिना सोचे समझे अफगान नागरिकों को केवल मानवीय आधार पर शरण देना एक आत्मघाती कदम होगा, जिसके दुष्परिणाम आने वाले कई पीढ़ियों को सदियों तक भुगतने होंगे। यदि भारत ने समय रहते सद्बुद्धि अपनाई और वामपंथियों के चंगुल में नहीं फंसे तो वे न सिर्फ अपने आप को एक भारी संकट से बचा सकते हैं अपितु भारत को भी एक नई राह दिखा सकते हैं।